बगदाद शहर के एक शांत इलाके में, जहां बाजारों की हलचल से दूर ऊंची दीवारों और गहरे दरवाजों वाली एक पुरानी मगर भव्य हवेली थी। इस हवेली का मालिक अब्दुल्लाह नाम का एक बुजुर्ग व्यापारी था, जिसे बगदाद के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यापारियों में गिना जाता था। अब्दुल्लाह की संपत्ति में उसकी विशाल जायदाद के अलावा 17 दुर्लभ नस्ल के घोड़े भी शामिल थे, जिनसे वह बेहद प्यार करता था। ये घोड़े न केवल सुंदर थे, बल्कि उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। जैसे जैसे अब्दुल्लाह की उम्र ढलती गई, उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी वसीयत तैयार करने का निर्णय लिया। उसने अपने 3 बेटों के लिए घोड़ों की विभाजन की शर्तें निर्धारित कीं, जो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती संपत्ति थीं। अब्दुल्लाह ने वसीयत में लिखा कि उसका बड़ा बेटा जमाल घोड़ों का आधा हिस्सा पाए, मध्यम बेटा राशिद 1/3 हिस्सा पाए और सबसे छोटा बेटा सफवान घोड़ों का 9वां हिस्सा पाए। अब्दुल्लाह की यह वसीयत उसके बेटों के लिए केवल विरासत का मुद्दा नहीं थी, बल्कि एक नैतिक परीक्षा भी थी। उन्हें यह निर्णय करना था कि कैसे वे अपने पिता की आखिरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब्दुल्लाह का यह कदम उनके बेटों को न केवल संपत्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता था, बल्कि उनके बीच भाईचारे और एकता को भी परखता था। अब्दुल्लाह की मृत्यु के बाद उसके 3 बेटे जमाल, रशीद और सफवान इकट्ठे हुए, ताकि वे अपने पिता की वसीयत के अनुसार घोड़ों को बांट सकें। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह आसान काम नहीं है। अब्दुल्लाह ने अपनी वसीयत में जो बंटवारे का तरीका बताया था, वह गणितीय रूप से संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि घोड़ों की कुल संख्या 17 थी, जिसे आसानी से आधा, तिहाई या 9वां हिस्सा में विभाजित नहीं किया जा सकता था। जमाल को वसीयत के अनुसार घोड़ों का आधा हिस्सा मिलना था, जो कि संख्यात्मक रूप से 8.5 8.5 घोड़े बनते, जो कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। रशीद को 1/3 हिस्सा मिलना था, जो कि 5.7 5.7 घोड़े बनते, और सफवान को 9वां हिस्सा मिलना था, जो कि लगभग 2 घोड़े बनते। इन तीनों के हिस्से कुल 17 घोड़ों में बराबर नहीं बैठ रहे थे। भाइयों ने विभिन्न तरीके आजमा कर देखे, लेकिन हर बार वे एक दीवार से टकरा जाते। उनके बीच बहस और तर्क वितर्क भी होने लगे, क्योंकि हर एक को लगता था कि दूसरा अधिक हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। इस स्थिति ने न केवल उनके बीच तनाव पैदा किया, बल्कि उनके आपसी प्यार में भी दरार डाल दी। एक दिन जब वे तीनों अपनी हवेली के बगीचे में बैठे अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, तो उनके पुराने पारिवारिक मित्र और शहर के प्रसिद्ध हकीम शेख उमर ने उन्हें देखा। शेख उमर ने तुरंत महसूस किया कि भाइयों को किसी गंभीर समस्या का सामना है। वह उनके पास गए और पूछा कि वे किस परेशानी में फंसे हैं। भाइयों ने अपने पिता की वसीयत और भाइयों ने घोड़ों के विभाजन की समस्या शेख उमर के सामने रखी। शेख उमर ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उन्हें एक समाधान पेश करने का वादा किया। उन्होंने भाइयों को अगले दिन अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन तीनों भाई जमाल, रशीद और सफवान शेख उमर के घर पहुंचे। शेख उमर ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर आने का न्योता दिया। फिर वह उन्हें अपनी पुस्तकालय में ले गए, जहां पुरानी किताबें और पारंपरिक ज्ञान के खजाने मौजूद थे। शेख उमर ने भाइयों से फिर से वसीयत की शर्तों के बारे में पूछा, और ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने एक अजीब लेकिन बुद्धिमानी भरा सुझाव पेश किया। उन्होंने बताया कि वह अपने घर से एक घोड़ा भाइयों को देंगे, जिससे घोड़ों की कुल संख्या 18 हो जाएगी। इस सरल क्रिया से वे अपने पिता की वसीयत के अनुसार घोड़ों को आधा, 1/3 और 9वां हिस्सा में बांट सकेंगे। भाइयों को शेख की बात समझ में आई, लेकिन वे हैरान थे कि कैसे एक अतिरिक्त घोड़े से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। शेख ने उन्हें समझाया कि जब वे अतिरिक्त घोड़ा जोड़ेंगे तो जमाल को आधा यानी 9 घोड़े, रशीद को 1/3 यानी 6 घोड़े और सफवान को 9वां हिस्सा यानी 2 घोड़े मिलेंगे। इस तरह 17 घोड़े बांट दिए जाएंगे और एक घोड़ा बचेगा, जो वापस शेख को लौटा दिया जाएगा। इस समाधान ने न केवल भाइयों को उनकी परेशानी से मुक्ति दिलाई, बल्कि उनके दिलों में शेख के प्रति सम्मान और आदर की जगह भी बना दी। घोड़ों की संख्या अब 18 हो चुकी थी,
और शेख उमर की दी हुई बुद्धिमत्ता के साथ तीनों भाइयों ने विभाजन की प्रक्रिया शुरू की। वे अपने पिता की वसीयत के अनुसार घोड़ों को बांटने के लिए तैयार थे। जमाल, जिसे घोड़ों का आधा हिस्सा मिलना था, ने 9 घोड़े लिए। घोड़ों का चयन करते समय उसने अपने पिता की शिक्षाओं और सलाहों को याद किया, जिसमें न्याय और समानता का पाठ पढ़ाया गया था। जमाल के लिए यह क्षण भावुक भी था, क्योंकि ये घोड़े उसके पिता के शौक की निशानी थे। रशीद को घोड़ों का 1/3 हिस्सा मिलना था और उसने 6 घोड़ों का चुनाव किया। रशीद, जो हमेशा से अपनी साहसिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध था, ने घोड़ों को बड़ी सावधानी से चुना। उसे इन घोड़ों की ताकत और स्थिरता की आवश्यकता थी, क्योंकि वह अक्सर यात्रा पर रहता था। सफवान, जो सबसे छोटा था और जिसे घोड़ों का 9वां हिस्सा मिलना था, ने 2 घोड़े लिए। इन दोनों घोड़ों का चुनाव करते समय सफवान ने अपनी युवावस्था और आने वाले कल के सपनों के बारे में सोचा। उसके लिए ये घोड़े उसकी नई शुरुआत की प्रतीक थे। जब विभाजन पूरा हुआ तो एक घोड़ा बचा। जैसा कि शेख उमर ने पहले से बताया था, यह घोड़ा शेख का अपना था, जिसे उन्होंने भाइयों की मदद के लिए अस्थायी रूप से दिया था। जब विभाजन की प्रक्रिया पूरी हुई, तीनों भाई शेख उमर के पास गए ताकि वे उन्हें बचे हुए घोड़े वापस कर सकें और उनका धन्यवाद कर सकें। शेख उमर ने भाइयों को अपने पास बुलाया और उन्हें सलाह दी कि वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने पिता की शिक्षाओं को न भूलें। शेख उमर ने कहा, आप लोगों ने आज जो सबक सीखा है वह केवल घोड़ों के बंटवारे तक सीमित नहीं है। जीवन में कभी-कभी आपको ऐसी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है जहां परंपरागत समाधान कारगर नहीं होते। ऐसे में बुद्धिमत्ता, धैर्य और भाईचारे की रोशनी में निर्णय लेना पड़ता है। तीनों भाइयों ने शेख उमर की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने दिल में जगह दी। उन्होंने समझा कि उनके पिता ने जो वसीयत तैयार की थी वह केवल संपत्ति का विभाजन नहीं, बल्कि एक जीवन भर का सबक था। उस दिन के बाद से जमाल, रशीद और सफवान ने न केवल अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाया, बल्कि उन्होंने अपने पिता की बुद्धिमत्ता और नैतिक सिद्धांतों को भी जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने बगदाद के समाज में एक नई रोशनी फैलाई, जहां प्यार, एकता और भाईचारे की कद्र की जाती है। शेख उमर की बुद्धिमत्ता और तीनों भाइयों की संयुक्त मेहनत से न केवल उनका पारिवारिक व्यवसाय फला फूला, बल्कि उनकी जिंदगियां भी खुशियों से भर गईं। और इस तरह अब्दुल्लाह की वसीयत एक ऐसी विरासत बन गई जो न केवल धन में, बल्कि नैतिकता में भी उनके लिए मार्गदर्शन का काम करती रही।